सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और मैं आपको वंदन करता हूँ कि आप लोगों के घरों में बैल है। ये बहुत बढ़िया। अब आपस में आप पहले कभी एक दूसरे को पहले से जानते हैं सब लोग या पहली बार मिले? सब एक दूसरे को जानते हैं। अब आप मेरे कहने से एक सर्वे करेंगे। जिनके घर में देसी गाय है उनके परिवार का माहौल, उन व्यक्तियों की शारीरिक बनावट और उनके पूरा का पूरा सिस्टम जो है औरों से भिन्न नजर आएगा। आप सर्वे करेंगे। जिनके घर में देसी गाय है और जिनके घर में देसी गाय का दूध घी खाया जाता है, उन परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और घर परिवार की दिशा और दशा भैंस वालों से अलग दिखेगी। आपकी बर्बादी के जो मूल में जो चीज खड़ी है वो आपकी भैंस ही खड़ी है। ये बात आपको यहाँ इन जो इस शिविर में इसको स्पेशल समझना है। ये गाय भैंस जो भिन्न है कैसे, अलग है कैसे, ये आपको बहुत बारीकी से समझना। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या कह के यहाँ लाया गया है, क्या सीखने के लिए आए हैं? आपको आपके अधिकारी जो टीम लेके आई है आपको, इन्होंने आपसे क्या कहा? जैविक खेती के बारे। तो पहले से आप करते हैं या जहर डाल लेते हैं? नहीं कर रहे हैं, पहले से कभी नहीं किया। अब आप करना चाहते हैं? पक्का? देखो क्यों करना चाहते हैं मैं आपको नहीं पता, मैं बता देता। अन्य आपको अभी बताया गया हो, आपको ये कहा गया होगा कि जैविक खेती करोगे आपकी लागत कम आ जाएगी, आपको अच्छा अनाज मिलेगा और बीमारी नहीं फैलेगी, यही बताया गया ना आपको। ये बहुत छोटी चीज है। इससे भी बड़ी बात जो आपकी इस खेती के पीछे जो विज्ञान छिपा हुआ है, उस विज्ञान को आप लोगों को जानना पड़ेगा। विज्ञान ये छिपा हुआ है कि आज हमारी हजारों साल की परंपरा में जो सिस्टम था उसको तहस-नहस कर दिया। हमारे यहाँ किसान जब हल जोतना शुरू करता था ना, आप में से सब लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो, तुरंत ऑब्जेक्शन करेंगे। जब हल जोतना शुरू करता था तो एक भगवान और धरती से एक प्रार्थना करता था कि तू मुझे कीड़ी मकोड़ी के भाग का देना। अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तौर तरीके अलग हो सकते थे, लेकिन भाव वही होते थे। तू मुझे कीड़ी मकोड़ी के भाग का देना, पशु पक्षी के भाग का देना, गाय और अतिथि के भाग का देना और मेरे अड़ोसी पड़ोसी का तू भला करना। तो पंचकुला एग्री चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी वीडियोस शेयर करें। धन्यवाद। मारने के पीछे कोई टारगेट होता था? नहीं होता। आज आप जब हल जोतने की तैयारी करते हैं तो शहर के दुकानदार के पास जाते हैं और उसे जाकर के ये कहते हैं कि महंगा से महंगा जहर दे दे, जिसको जीव सूंघते ही मर जाए, खाते ही मर जाए, देखते ही मर जाए। सब लाते हैं। और वो जब आपके घर में 1 किलो अनाज पक के आता है तो 1 करोड़ जीवों की हत्या होती। ये अधिकार किसने दिया आपको? नहीं बनियान बहुत खरीद के लाए हैं आप। मुझे बताओ, आप लोग मेरे यहाँ सीखने के लिए आए हैं, अतिथि बन के आए हैं। मेरे पास में 3-4 कुत्ते, मैं तीनों चारों को खोल दूं और आपके सबके जो है कपड़े फड़ा दूं और आप भाग करके निकल जाओ और बांसवाड़ा में जाकर के लोगों से कहोगे कि हम गए थे, वो आदमी बहुत अच्छा था, ये कहोगे? नहीं। तो वो जीव क्या कहते हैं जिनकी आपने हत्या की? एक आदमी मांस खाता है पूरी साल में 5 बकरों से ज्यादा नहीं खाता। जोड़ लो उसका मांसाहारी किसी भी आदमी, 5 बकरे मांस के नहीं खा सकता, वो तो पापी है। और तुम 1 किलो अनाज के पीछे 1 करोड़ जीवों की हत्या करते हो और तुम शाकाहारी और धर्मात्मा हो। कौन से मंत्रों से? तो सब अच्छा। दूसरी बात, दुश्मन को मारे समझ में आए। आप सब लोग लाठियां लेकर के मेरे घर में आए और मेरे से लड़ाई झगड़ा या मारने पीटने आए तो मैं कुत्ते खोलूं चाहे मेरी बंदूक चलाऊं, वो सब ठीक है। लेकिन आप मेरे मित्र और अतिथि बन के आ रहे हो और फिर मैं आपके कुत्ते लगाऊं, ये तो मानवता थोड़ी है। तो हम यही कर रहे हैं। इस धरती में 2 तरह के जीव हैं। बहुत सीधा विज्ञान समझना, आपको उल्टा चक्कर नहीं पड़ना बिल्कुल भी। मैं आपको ये जो है आपको सीधा सीधा विज्ञान समझना है। ये विज्ञान क्या है? तो धरती में 2 तरह के जीव, एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी। शाकाहारी जीव वनस्पति को खाता है, पेड़ पौधों को, घास फूस को और अपनी जो फसल है उसको खाता है, और मांसाहारी जीव उस शाकाहारी को खाता है। मेरी भाषा और मेरी बात सबके समझ में आ रही है? तो वो शाकाहारी को मांसाहारी खाता है, तो ये प्रकृति का एक बैलेंस। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई कि शाकाहारी स्वभाव से डरपोक होता है तो अपने अंडे छुपा के देता है, और मांसाहारी जो होता है वो स्वभाव से निर्भीक होता है तो वो अपने अंडे सब के सब बाहर ओपन में देता है। जब आप स्प्रे करते हैं ना तो शाकाहारी
के तो अंडे बच जाते हैं और मांसाहारी का पूरा कड़ूंबा नष्ट हो जाता है, उसके अंडे भी चले जाते हैं और वो खुद भी मर जाता है। अब वो मांसाहारी जो जीव है धरती का, वो किसान का मित्र है, क्योंकि वो किसान के दुश्मन जो प्रकृति को खाता है उसको वो खाता है। तो ये भगवान ने, मालिक ने जो एक प्रकृति में बैलेंस बनाया था, उसको हमने खत्म कर। फिर वो शाकाहारी के तो अंडे और स्पीड से बढ़ते हैं और वो निर्भीक हो जाता है, उसको दुश्मन तो खत्म हो गया, तो वो दुगनी प्रकृति से अटैक करता है। इसलिए बार बार आपको स्प्रे करना, सीधा साबित। तो ये हमें पाप नहीं करना है। अब जब पाप नहीं करेंगे, आपके घर में, मेरे यहाँ 1 किलो जब अनाज आता है, 1 करोड़ जीव बनते हैं, तो 1 किलो अनाज। जब 1 करोड़ जीवों का पालन करने के बाद मेरे खेत से मेरे घर में 1 किलो अनाज आते हैं, तो वो पाप का हुआ, धर्म का हुआ? तो मेरा बुद्धि विवेक सब ठीक काम करेंगे ना। आज पूरी दुनिया में जो आग लगी हुई है ना, जितनी भी अरब कंट्री में या कहीं भी, वो कोई धर्म की नहीं लगी हुई है। धर्म की तो वो आड़ ले रहे हैं, जिहाद फलाना, ये सब हलाल की बात करने वाले हराम की खाना चाहते। हलाल का अर्थ ये नहीं है कि बकरे को रगड़ रगड़ के काट के खाया जाए। हलाल का होता है कि विश्वनुमा की कमाई, खरी खरी कमाई खानी चाहिए। दूसरे की कमाई पे कभी कोई अधिकार नहीं रखना चाहिए। आप लोगों के पास जितनी जमीन है, उससे आपके पास में आज जो इनकम है, उससे मैं गारंटी से देता हूँ कि आप जितनी चाहे 10, प्रधानमंत्री तो दुगनी की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ आप 10 गुना कर सकते। लेकिन एक दुर्भाग्य आप में से, बहुत मुझे क्लियर बातें करेंगे, आप चुका छिपे नहीं रखेंगे। आप में से कितने आदमी ईमानदारी से, जो रोज खेत में चाहिए 1 घंटा ही काम, जब घर में होते हैं, अपने गांव में होते हैं, तो रोज खेत में काम करते हैं? ऐसे कितने लोग? हाथ खड़ा कर, रोज करते हैं आप? बहुत सुंदर बात। देखो, खेती जो है, आप, हमारे यहाँ कहावत है राजस्थान में, विशेष तौर से हमारे बेल्ट, खेती धनिया से। मालिक खेत में जाता है, एक बार निकल भी जाता है अंदर से, तो भी फसल और खेती पलवित और पोषित हो जाती है, उसका पेटा भर जाता है। आप जाओ ही नहीं, घर बैठे ही जो है, फिर वो कहते रोज ना, ये जितने रोते हैं ना कि खेती घाटे का सौदा है, वो सब लोग हराम का खाना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे चर्चा करूं कि ये खेती है क्या चीज और क्यों करनी चाहिए। इसके पीछे हमारे शास्त्रों में बहुत शानदार बात है। हमारे जो मनीषी थे, हमारे जो ऋषि थे, वो आज के किसी भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट से कहीं कम नहीं थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वो जो है, उन्होंने जीवन जीने की पद्धतियां बताई है कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। इसके 3 विभाजन किए हैं। पहला काम ये कहा है कि उत्तम खेती उत्तम, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ये है कि पूरे धरती के जितने भी जीव हैं, पूरे समाज के जितने भी अंग हैं, वो सब के सब किसान पे डिपेंड है। पहले आपको पता होता था, जो बड़ा या किसान होता था गाँव में, उसके यहाँ सब लोगों के अनाज बंधे हुए होते थे। कटिंग, कपड़े सिलने वाले का अनाज, खाती जो लकड़ी का काम करता था उसका अनाज, वो सबको देने के बाद जो बचता था उससे परिवार पालता था। यही सिस्टम था ना? यही था। तो सबको पालने वाला, सबका खेर करने वाला आदमी बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? धरती के कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सब उसी पे डिपेंड थे। फिर 365 दिन पति पत्नी लड़े तो साथ और झगड़े तो साथ और राजी रहे तो साथ, और में तो बिछड़े हुए रहते हैं। शादी का कोई अर्थ ही नहीं होता। तो पूरी जीवन जीवने की पद्धति जो हमारी है प्रकृति के अनुसार, प्रकृति की गोद में, तो वो केवल उत्तम सबसे खेती ही है। इसलिए आपके मन में कहीं हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है। अब मध्यम व्यापार क्यों कहा? मध्यम व्यापार इसलिए कहा कि व्यापार में 3 तरह के लोगों को फायदा होता है। तो 3 तरह के लोगों को फायदा होता है। पहला जो है, वो जिनसे आप माल खरीदते हो उनको, दूसरा माल जिनको बेचते हो उनको, और एक आपको। 3 तरह के लोग प्रभावित। और नौकरी को नीच इसलिए कहा है कि इसमें तो अपने स्वार्थ के अलावा कोई बात ही नहीं होती है। 7वां और 8वां वेतन आयोग दे दो और हमें अधिकार दे दो। कभी किसी कर्मचारी यूनियन को आपने आंदोलन करते देखा है कि हमारे कर्तव्य बता दो, हम कर्तव्य पालन करेंगे? कोई नहीं कहता। कोई ये नहीं कहता कि हमारे जो है कामों की सीमा बढ़ा दो, हम ज्यादा काम करना चाहते हैं। किसी को आंदोलन करते देखा? नहीं। 8 के 6 घंटे काम करा लो, कर दो, ये अधिकार तो हमें दे दो। लेकिन 6 घंटे में हम लोगों के लिए काम करें, ये कर्तव्य पालन के लिए हमें प्रेरित कर दो, ऐसा कोई यूनियन नहीं करे। तो इससे बड़ा कोई स्वार्थ होता है नहीं। हमारी संस्कृति तो कहती है कि स्वार्थ में जीना नीचता में जीना है, इसलिए नीच नौकरी कहा गया। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि जो अच्छे जो लोग थे, बड़ी सोच के जो लोग थे, वो खेती से पलायन कर गए और नौकरी में आ गए। इसलिए नौकरी की उपादेयता, उसकी उपयोगिता बढ़ गई, तो सब लोग उसकी ओर भागना शुरू हो गए।
जबकि वो जीवन पद्धति अच्छी नहीं है। अच्छे लोग उसमें चले गए वो एक अलग बात है, जिसको किसी को कोई काम नहीं मिला वो मजबूरी बस खेती में रह गया, इसलिए उसका ग्राफ जो है, उसका स्तर जो है वो नीचे चला गया। तो ये सिस्टम आपको सबसे पहला समझना पड़ेगा। तो ये अब आपके भेद समझ में आया कि खेती क्यों सीखनी है आपको, बीमारी नहीं होगी, आपके खेत में लाभ जो है 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, वो सब बातें बाद की है। पहली बात यह है कि आपको जो भगवान ने, जो मालिक ने जो जीवन दिया है उसको उसके नियमों के अनुसार हम जिए। किसी भी जीव को मारने का अधिकार हमें भगवान ने और प्रकृति ने नहीं दिया है। दूसरा, मैं इस भगवान और ये धर्म के बारे में भी आपको कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। एक बड़ी भ्रांति इस देश में फैलाई लोगों ने, और ये फैलाई कि इस खेती को तुम धंधे की तरह करो, तुम व्यापार की तरह खेती करोगे तो सफल हो जाओगे। उसी दिन अपराध शुरू हो गया। 5 चीजें आप जिंदगी में याद रखेंगे, इनको कागज पेन सबके पास है। चरण स्पर्श हुए मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि इस गेट के अंदर जो व्यक्ति आता है वो यहाँ का मालिक हो, हम तो केवल चौकीदार हैं। इस सिस्टम में कोई बात में कहीं कोई त्रुटि हो तो मैं आप लोगों से माफी चाहूँ। हमारा प्रयास ये होता है कि किसी सिस्टम में किसी बात में त्रुटि हो नहीं, लेकिन मानव स्वभाव में त्रुटियां हो ही जाती है, तो उसके लिए मैं एडवांस में ही आप लोगों से। दूसरा, ये बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति का निर्माण उसके विचारों से होता है, और विचार उत्पन्न जहाँ से होते हैं उसका नाम है खान पान। दुनिया के, मेरे पास में अमेरिका से विद्यार्थी आते, उन विद्यार्थियों ने अमेरिका में जाकर के एक टीवी एंकर से कहा कि राजस्थान में एक किसान रहता है, उससे आप लोगों को मिलना चाहिए। वो अपने पूरे तामझाम लेकर के एंकर जो है वो कैमरे वगैरह साथियों को लेकर के एक पेड़ के नीचे मेरा इंटरव्यू लेने लगे और मेरे से पूछा कि आप यहाँ क्या करते। मैंने उसे कहा कि मैं विश्व के कल्याण के लिए काम करता। तो उसने अपने पूरे तामझाम को रोक दिया और कहने लगा कि ये बात भारत में नहीं सुनी जाएगी, अमेरिका में सुनी जाए। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब, क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि जो भी बात बोले वो प्रामाणिकता से बोले, लॉजिक से बोले। मैंने उससे कहा कि मेरे जिंदगी में मैंने एक नियम बना रखा है, मैं देखी भी, सुनी भी, पढ़ी भी बातें नहीं बोलता हूँ। मैं वही बोलता हूँ जिसको मैं स्वयं जीता हूँ, जिसको मैंने मेरे जीवन में धारण किया है। मैं उसके अलावा कोई अल्फाज जानता ही नहीं। आप अपना रिकॉर्ड ऑन करें और मेरी बात को तसल्ली से सुन लें। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ब्रेन, दिमाग से लेकर के हड्डियों तक का विकास जो है उसके खान पान से होता है। सब डॉक्टर कहते हैं दर्द कहीं होता है पेट में गोली देते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो सब तरह का विकास, शरीर की पूरी बनावट का विकास उसके खान पान से होता है। और हमारी संस्कृति, हमारा धर्म ये कहता है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। और जो इस्लाम में भी जो पद्धति है हलाल की खाने वाली बात, ये भी उसी से लागू होती है। तो जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन होगा, और जैसा मन होगा वैसा ही आपका कर्म होगा, और जैसा कर्म होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। पूरी दुनिया में शुद्ध खाने का कोई स्रोत है तो सिर्फ देसी गाय है। बिना देसी गाय के न तो ये आपकी खेती होगी और न आपका सर्वांगीण विकास होगा। एक विकास हो सकता है आपके घर में मकान बन जाए, आपके बच्चे पढ़ लिख जाए, कोई नौकरी लग जाए, अच्छे कपड़े पहन लो, वो सर्वांगीण विकास नहीं है। सर्वांगीण विकास का धरती और देसी गाय से उत्पन्न शुद्ध अन्न खाओगे तो शुद्ध विचारों का निर्माण होगा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये हमें इसके पीछे हमारे छुपा क्या है। आप बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, आपके पुराने संस्कार जागे हैं जिससे आप संस्था के साथ जुड़े हैं। आप एक आज की युग की आधुनिक राह पे चले हैं। मैं आपको मेरे यहाँ के सिस्टम का उद्देश्य और मैं क्या करता हूँ ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। मुझे राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों 1 लाख रुपए का नगद इनाम देकर के राजस्थान के श्रेष्ठ किसान का अवार्ड पिछले दिनों ही दिया। राजस्थान के 4 मंत्री और 2 भारत सरकार के मंत्री। मुझे भारत के राष्ट्रपति भी सम्मानित कर चुके हैं, और प्रधानमंत्री की जो आय दुगनी करने वाली टीम है उसका भी मैं हिस्सा हूँ। और ICR जो भारत सरकार का एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो किसानों को कृषि ज्ञान सिखाती है। प्रधानमंत्री के कहने से पूरे देश में 100 रोल मॉडल फार्मरों का चयन हुआ, जिसमें किसान ही किसान को खेती सिखाएगा। उसकी एक 5 दिवसीय ट्रेनिंग का एक सिस्टम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि उन्नत शिक्षा योजना के नाम से, जिसकी आज मैं आपको जो यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेंगे, जो प्रक्रिया होगी, आपके सबके जो कागज इसीलिए मंगवाए गए हैं कि आपका रिकॉर्ड, आपका पूरा सिस्टम, आपके डाटा जो है वो ICR के वेबसाइट पे चले जाएंगे। पहली बार देश में कोई प्रधानमंत्री आया है जो किसान लास्ट में कोने में बैठे हुए किसान की चिंता करते। तो इसके तहत वो स्कूल का एक सेंटर भी अपने यहाँ है जिसमें इस तरह की ट्रेनिंग होती रहती है। तो ये सब बातें फिर मेरे मन में आया कि जो मैं कहता हूँ उसको जीऊं
ये लोगों को दिखे कैसे, क्योंकि दुनिया में 87% ज्ञान ग्रहण किया जाता है देखने से। सुन करके तो आदमी भूल जाता है, लेकिन देखी हुई बात को कभी नहीं भूलता। तो मैं अभी आपको इसके बाद में एक विजिट करेंगे अपन। विजिट मैन जो क्या सिस्टम चालू किया है, सिस्टम के पीछे जिसमें रात को आप सोए, ये अंदर से पूरा गाय के गोबर से लिपा हुआ है। इतनी बाहर सर्दी थी, क्या रात को आपको सर्दी लगी? 48 के टेम्परेचर में जब आग उगलता है सूर्य, तो बिना पंखे अंदर सेमिनार होती है, एक के भी पसीना नहीं आता। ये इसकी सबसे बड़ी विशेष। गाय के गोबर के बारे में जापान और जर्मन 2 साइंटिस्टों ने एक लेटेस्ट रिसर्च किया है, और वो ये किया है कि इसकी सुगंध से स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी कभी नहीं होती, केवल इसकी सुगंध से। और जापान के साइंटिस्ट कहते हैं अब तक धरती के किसी भी साइंटिस्ट ने अणु और परमाणु को रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं बनाया जिससे अणु और परमाणु रोक सके। आज यदि भूल से पाकिस्तान भारत पे अटैक करता है अणु और परमाणु से, तो जितना नुकसान हमें पहुंचेगा उतना ही मोदी जी को पहुंचेगा। उनकी भी सुरक्षा के लिए कोई कवच नहीं है। लेकिन वो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि गाय के गोबर की लिपी हुई दीवारों में अणु और परमाणु का प्रवेश ही नहीं है। ये बुलेट प्रूफ है। मेरा ये पूरा घर, मेरा ये पूरा सिस्टम गाय के गोबर से लीपने की बात तैयार है। मेरे पास में 12-13 देशों से और भारत के हर प्रांत से लोग यहाँ आते हैं, और मैं भारत के 80% डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो नाप चुका हूँ, पैदल से लेकर के हवाई जहाज तक। मेरा अपना ये मानना है कि इस सृष्टि को श्रेष्ठ बनाने के 2 ही स्रोत हैं, गाय और किसान। दोनों किसी दया के पात्र नहीं है, दोनों बहुत सक्षम हैं। लेकिन हुआ क्या, आप में हनुमान जी वाली हो गई। हनुमान जी से जब कहा कि लंका जाना है, तो उसने कहा कैसे जाऊंगा, ये समुद्र है, मैं तो जा ही नहीं सकता। लेकिन जामवंत जी ने उनको याद दिलाई कि तू सीधा कूदेगा तो बहुत आगे चले जाएगा, तुझे तो बैक से कूदना है। तो ये की दशा आपकी है। आप अपनी ताकत को पहचान जाओगे ना, तो ये बीघो आधी बीघो वाली बात नहीं होगी, पूरा ही ठोकोगे आप। ये आधी बीघा की बात आपको ये डर नहीं लगे, इसलिए सर ने सेफ गेम खेला है। अब आपको इसके विज्ञान को समझना पड़ेगा। आप सब लोग ये मानते हैं कि पौधा पानी जड़ से लेता है, कोई न मानने को भी तैयार है। सब कह रहे हैं ना, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। अब तक इन साइंटिस्टों ने सबसे बड़ा पाप किया किसान को भ्रमित करने का। पौधा पानी जड़ से लेता है, ये झूठ है सबसे बड़ा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसको बहुत ध्यान से सुने आप। 100 किलो आप हरा चारा ले लें खेत से काट कर, घर जाते ही प्रयोग कर लेना आप। 100 किलो हरे चारे को 5 दिन 4 दिन कड़ी धूप में सुखा लें। 4-5 दिन के बाद में जब उसको तोलोगे तो उसका वजन आएगा 22 किलो। 78 किलो क्या था? पानी। प्रकृति और विज्ञान दोनों का एक नियम है कि जो चीज जहां से आती है वहीं वापस चली जाती है। ये हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, जब खत्म होंगे तो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। आत्मा जहां से आई है वहां चली जाएगी। सत्य है ये बात? सत्य है। प्रकृति का और विज्ञान दोनों का नियम है कि जो वस्तु जहां से आई है वहीं उसको जाना पड़ेगा। अब आप जहां से आए तो 4-5 दिन 6 दिन यहाँ सब करने के बाद वापस तो वहीं जाना है जहां आप आए हैं। वहां से जब जाएंगे तो वहां से जो शरीर बना है जिन जिन चीजों से उसमें विलीन हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो 78% जो पानी था वो गया कहां पे? जगह कैसे गया? जब तो आप तो करो जड़ से लिया, क्या वो जमीन में गया? वो तो क्लाइमेट में गया, वातावरण में गया। तो फिर साइंटिस्ट तो कहते हैं कि जड़ से लिया, जड़ से जड़ में जाना चाहिए। जमीन से लिया ना, तो पानी तो जमीन में जाना चाहिए। तो विज्ञान झूठ बोल रही है, प्रकृति झूठ बोल रही है, या ये तथाकथित साइंटिस्ट झूठ बोल रहे हैं? बताइए आप मुझे। मैं तो बहुत अनपढ़ आदमी हूं, आप सब लोग जानते हैं। ये इससे बड़ा कोई मजाक है? पौधा ये निश्चित रूप से तय है कि 78% पानी लेता है। अपनी पूरी खुराक में से पौधा 78% पानी लेता है, ये प्रमाणिक है, इसको सब लोग मानते हैं। लेकिन आगे जो झूठ है वो ये कि वो कहते हैं कि जड़ से लेता है, और मैं कहता हूं कि वो क्लाइमेट से लेता है।
बिना किसी बिल के, बिना किसी मानवीय सहायता के। इससे आगे चलो आप 22 किलो जो सूखा वजन है उसको आप जलाओगे तो 2 क्रिया होंगी। एक काला धुआं बनेगा, एक लाल लो आएगी। काला धुआं क्लाइमेट से कार्बन लिया और कार्बन में विलीन हो गया क्लाइमेट में। लाल लो को आप सदैव देखोगे ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि वो सूर्य से ली गई है, वो सूर्य में चली गई। बाकी जो शेष जिसको हम राख कहते हैं उसको तोलोगे तो 1.5 किलो आएगी। ये प्रमाणित होता है कि पौधा अपनी पूरी खुराक में से केवल 1.5% ही जमीन से लेता है, बाकी तो सब क्लाइमेट से लेता है, बिना किसी मेहनत के लेता है, बिना किसी मानवीय सहायता के लेता है। केवल उस 1.5% के लिए हमसे इतना बड़ा पाप करवाया जाता है। अभी हैदराबाद में एक बहुत बड़ी सेमिनार थी, पूरे देश भर के साइंटिस्ट थे। पता नहीं कैसे उन लोगों ने मुझे भी बुला लिया कि इन साइंटिस्ट से आपको भी बात करनी है, इनको उद्बोधन देना है। मैंने कहा इतने विद्वान लोगों के बीच में एक अनाड़ी और मूर्ख किसान क्या पढ़ेगा। मैंने उनसे पूछा कि तुमने ये कहा कि ये वनस्पति जो है सजीव है, अब आप ये भी बता दो कि धरती क्या है। आज तक दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट ने कहीं लिखा और कोई पढ़ ले तो मुझे बता दे, तो मुझे बड़ा गौरव अनुभव होगा। मैंने अब तक पूरे छान मारी, मुझे कहीं हाथ नहीं लगा कि किसी साइंटिस्ट ने यह कहा हो कि धरती जिंदा है या मुर्दा है, निर्जीव है या सजीव है। ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया। मैंने उनसे भी पूछा आप बता दो, इतने विद्वान लोग पूरे देश भर से आए हो, किसान की तकदीर लिखने वाले लोग हो और इतने साइंटिस्ट हो, एक भी नहीं बोले। मैंने उनसे कहा कि हमारी संस्कृति ये कहती है कि धरती माँ है, और माँ वो होती है जो जिंदा होती है। मरी हुई को तो लाश कहते हैं, माँ थोड़ी कहते हैं मरी को। जिसकी माँ की डेथ हो जाती है तो उसको कहते हैं भाई लाश हो गई, तो माँ मर गई। तो वो लाश जो है फिर जो बच्चा पैदा करती है वही माँ होती है। बच्चा पैदा नहीं करती है वो बांझ होती है, माँ नहीं होती। जिंदा होती है, बच्चा पैदा करती है, वो माँ होती है, और माँ को ऊपर से कुछ देने की जरूरत नहीं होती। तो तुम ये कहां से ले आए कि इसमें डीएपी दो, यूरिया दो, ट्रॉली भर के खाद डालो? ये कहां का सिस्टम है? फिर वो माँ नहीं है, वो निर्जीव है। माँ तो वो होती है जो जिंदा है, वो सजीव हो। निर्जीव तो माँ नहीं होती। जब हमारे ऋषियों ने कहा कि माँ है तो निश्चित रूप से प्रमाणिक है कि माँ है, जिंदा है, मरी भी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी एक्चुअल विज्ञान समझाता हूं मैं आपको, भी प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। आपके घर में किचन में पूरा, रसोई में पूरा सामान भरा पड़ा है, कोई शब्द कोई बात किसी के समझ में नहीं आया तो बीच में बोलना कोई गुनाह नहीं है। आप बहुत घर में बैठे हैं अपन। मैं स्पीच ठोक करके और ज्ञान झड़का करके झाड़ने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूँ। आपके कोई शब्द कोई बात नहीं समझ में आए तो बीच में रोक सकते हैं, बीच में टोक सकते हैं आप। कोई ये सभ्यता वो वाली बात अपने पास नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो वो जो है घर में, किचन में, रसोई में आपके पूरा सामान भरा पड़ा है। आपको खाना बनाना नहीं आता और घरवाली कहीं चली जाए तो क्या करना पड़ेगा? या तो होटल से मंगाओ या पड़ोसियों से मंगाओ, और नहीं तो भूखे बैठे रहो। दो ही रास्ते हैं ना। वो खेत का काम है। इस धरती में भंडार भरे पड़े हैं, इसीलिए तो माँ है ना, अन्नपूर्णा कहा ना इसको। इसमें सब भरे पड़े हैं, लेकिन वो पके हुए नहीं है। जैसे रसोई का सामान हमारे खाने योग्य नहीं है, वैसे ही इस हमारी वनस्पति के खाने योग्य चीजें इसमें नहीं है। बाकी तो भंडार भरा पड़ा है। वो पका करके देने वाली गृहिणी जो है वो चाहिए, और वो कौन है? वो सूक्ष्म जीवाणु है। इन नालायकों ने अभियान चला करके, लोग कहते हैं आज तो बिना जहर के, बिना डीएपी यूरिया के तो खेत में खेती होती ही नहीं। यार क्यों नहीं होती? कि इन्होंने षड्यंत्र करके और धरती के सब सूक्ष्म जीवों को निपटा दिया, इन्होंने साफ कर दिया। अब जब रसोईया ही खत्म हो गया तो खाना कौन पकाए? तो रेडीमेड लाना पड़ता है। तो ये डीएपी, यूरिया, ट्रॉली की खाद, ये सब रेडीमेड है, होटल का टिफिन है। अभी टिफिन व्यवस्था से कितने दिन पेट भरेंगे? 1-2 दिन तो काम चलाया जा सकता है, पर क्या 365 दिन ही खाएंगे तो वो दुखी हो जाता है कि यार इससे तो मर जाए तो अच्छा, चला ये क्या जीवन है। तो रोज ही टिफिन लाना पड़ता है। कभी मिर्च ज्यादा हो गई, कभी तेल कम हो गया, कभी क्या हो गया। एक जैसी थोड़ी आती है उसमें। जैसे घर में बनाते हैं वैसा टिफिन से खाना थोड़ी आता है।
वो सूक्ष्म जीवाणु की सबसे ज्यादा मात्रा 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। उन 300 से लेके 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु को हम मल्टीप्लाई करते हैं। उनकी संख्या अनगिनत संख्या में बढ़ाने का तरीका हम आपको बताएंगे। वो सूक्ष्म जीवाणु जब धरती में जाते हैं तो वो इसके पौधे की जड़ के अनुरूप, जो पौधे की जड़ को आवश्यकता है वैसा भोजन पका करके उसको उपलब्ध कराते हैं। उससे पौधा अपने आप प्रोग्रेस करता है। वो केवल 1.5% ही जरूरत होती है उनको। पौधे की जड़ को पानी की जरूरत नहीं, नमी की जरूरत होती है। नमी कैसे रहे उसके बहुत सारे सिस्टम हैं। कोई व्यक्ति अपने खेत में एक तिनका भी घास फूस का जलाता है तो बहुत बड़ा अपराधी है, पाप है। कभी नहीं, जो चीज हम पैदा नहीं कर सकते, हमारे पौरस से कहो कि तुम इसको पैदा कर दो हथेली पे, तो हम घास पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर नष्ट करने वाले हम कौन होते हैं? वो तो प्रकृति माँ ने जब पैदा किया है, माँ कोई भी अनुपयोगी चीज पैदा नहीं करती। किसी के काना लड़का हो तो दूसरों को अनुपयोगी लगता होगा, लेकिन माँ को तो कभी नहीं लगता होगा। तो ये माँ ने जो उगाया है वो बहुत उपयोगी उगाया है, उसको नष्ट करने का अधिकार हमें नहीं। ये उसी के वापिस। माँ जो है ओडी पैरी अच्छी लगती है, नग्गी अच्छी नहीं लगती किसी की भी माँ। और इस धरती का श्रृंगार जो है ये घास फूस है। इसके बिना इस धरती का श्रृंगार नहीं होता। इस घास फूस का सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि सूक्ष्म जीवाणु है उनको प्रोटेक्शन मिलता है, संरक्षण मिलता है, जिससे वो नीचे अपनी गतिविधियां करते रहते हैं। इसका प्रैक्टिकल मैं आपको भी दिखाऊंगा। समझ रहे हैं मेरी बात सब आप? इस विषय में अब आपको कोई शंका हो वो प्रश्न करें मेरे से, क्योंकि आगे चले जाएंगे तो फिर इस बात को भूल जाएंगे। इसलिए इसमें किसी को कोई शंका हो कि साहब ट्रोली खाद तो चाहिए ही, फिर ये खाद नहीं होगी तो क्या होगा, डीएपी यूरिया ऐसे नहीं होगी तो क्या होगा, आधी बीघा के लिए कहा तो पूरी बीघा में आपको करने में क्या दिक्कत है वो बताएं मुझे। इस मेरी जो बात मैंने कही है उसमें किसी को कोई शंका है? एक देसी गाय से, सिर्फ एक देसी गाय से 30 एकड़ 100 बीघा जमीन में आप बम्पर फसल ले सकते। दूसरी मुझे एक बात बताएं, आप जो बैल रखते हैं उनको हाँकते वक्त लकड़ी एक रखते हैं, उनके उसके आगे लोहे की कील लगाते हैं? नहीं लगाते। इसलिए आप आत्महत्या नहीं कर रहे। मैंने एक सर्वे किया, मैं महाराष्ट्र में बहुत दिनों तक किसानों की सेमिनार ले रहा था। जिस घर में 4 शानदार बैल बने हुए उसमें भी 15 दिन पहले आत्महत्या हुई। उस घटना ने मुझे पूरी रात भर बेचैन रखा, सोने नहीं दिया। मेरे मन में बार बार एक क्वेश्चन आ रहा था कि शास्त्र झूठ नहीं बोलते। शास्त्र ये कहते हैं कि जहां गोवंश होता है उस घर में अनहोनी होती ही नहीं, और इसमें साक्षात 15 दिन पहले मौत हुई। ये झूठ क्यों? मैं 3-4 दिन तक मेंटल डिस्टर्ब रहा। कुछ नौजवानों से बार बार उस तथ्य में जाने की कोशिश की, तो एक गांव के नौजवानों ने, जो बहुत समझदार थे, मुझे कहा कि सर ये तो नरक में भी जाएंगे तो भी कम है। मैंने कहा वो कैसे? तो उसने वहाँ वो लकड़ी जो बैलों को हाँकने वाली मुझे ला के दिखाई, उसमें बहुत तीखी तरीके से कील लगा के रखी। तो ये जो बात है ये हमें, जब मैंने वहां देखा तो समझ में आया। शास्त्र ये कहता है कि गाय के लोहे का स्पर्श ही अपराध है। उसको लोहे से बांधना, उसको लोहे से मारना, नरक में जाने से भगवान भी नहीं रोक सकते। फिर मैं मध्य प्रदेश में आके देखा तो मध्य प्रदेश में भी वही पोजीशन थी। आज पूरे देश में आत्महत्याओं का सबसे बड़ा कोई दौर है तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ही है। मैं फिर बिहार गया, बिहार के बहुत सारे इलाकों में, सुदूर गांव में गया, अंदर में गया, जिलों में गया। बिहार का किसान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से इतना ज्यादा गरीब है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वो हृदय से बहुत बड़ा है। उसके बैल को हाँकने के लिए कहीं लोहे की कील नहीं मिली। और पूरे महाराष्ट्र, मध्य बिहार में एक भी किसान कभी आत्महत्या करता हो कभी अखबार में नहीं। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर में 5-5, 6-6 साल तक बरसात की बूंद नहीं होती थी। हजारों की संख्या में गाय और बैल पाले जाते थे।
एक दिन भी किसी किसान ने आत्महत्या नहीं। ये प्रकृति को समझना है तो गाय को समझना। ये मैंने कहा ना कि इन लोगों ने भ्रांति फैला करके कहा कि धरती को धंधा बना दो, खेती को व्यापार की तरह करो। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। धरती धंधा नहीं हमारा, धर्म है। धंधा वो होता है जिसमें व्यापार करो, एक साल घाटा हुआ तो बड़ी मुश्किल से आगे आशा लगेगी दूसरी साल ठीक होगा, तो दूसरी साल फिर घसीट ले आदमी। लेकिन दूसरी साल घाटा हो जाए तो तीसरी साल तो छाया ही नहीं पड़ने दी। लेकिन यहाँ तो 10 साल भी घाटा हो जाए, अकाल पड़ जाए तो 11वीं साल बरसात होते कंधे पे हड़ होगा, क्योंकि वो धंधा नहीं, हमारा धर्म है। और धर्म जिसको हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं, ये धर्म नहीं, ये तो पंथ है। ये तो दुकानदार अपने हिसाब से लिख लिया, नियम बना दिया कि किसी ने कहा अल्लाह ने भेज दिया, किसी ने कहा भगवान ने आके कह दिया। ये सब इनके दुकानदारों के नियम बने हुए हैं। धर्म वो है जो प्रकृति में विद्यमान है। आग का धर्म जलाना है, हिंदू को भी जलाएगा और मुसलमान को भी जलाएगा, अलग अलग नियम नहीं रखता है। कोई कहता हाथ इधर से धो और दूसरा कहता इधर से धो, ये तो उनके बनाए हुए नियम, प्रकृति ने तो बनाए नहीं। तो ये पंथ बने हुए हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो प्रकृति में विद्यमान है, और प्रकृति का पर्याय कोई है तो वो सिर्फ गाय के बिना न धरती है, न धर्म है और न प्रकृति है। इसीलिए हमारे मनीषियों ने ये कहा है, ये नहीं कहा कि सनातन की जननी है, ये हिंदुओं की जननी है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जगत की जननी है, सबकी पालनहार है। इससे बड़ा धरती पे कोई दूसरा प्राणी है ही नहीं। अगला सत्र में पूरा गाय पे लूंगा आपसे। अब मैं चाहूंगा ये सब बातें हों तो आपके मन में किसी तरह की शंका नहीं हो। एक विजिट अपन पूरी मेरे फार्म की अपन एक बार कर लेते हैं। उस विजिट को आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो भी आपको शंका लगे उस वक्त प्रश्न नहीं करें, आप अपने कागज पेन पे लिख लें, और फिर अपन जब यहाँ वापिस आके बैठें तो आपकी जितनी भी शंकाएं हैं, जो भी आपको प्रश्न लगे, वो मेरे साथ शेयर करें। तो अब अपन सब खड़े होंगे और एक विजिट करें। म्यूजियम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसमें अब आने वाले समय में जितने भी हाथ से चलने वाले औजार हैं, कुछ तो मैंने संग्रह किया है। पूरे देश भर में जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मुझे ठीक लगता है, उस तरह के औजार मैं ला करके इकट्ठे करता हूँ। क्योंकि आने वाली नस्लों के जो बच्चे हमारे शहर में जो चले गए, अब उनसे कहे कि हल क्या होता है तो वो नहीं जानता, उनसे कहे चरखा क्या होता है तो वो चरखा नहीं जानता, उसे कहो चाकी क्या होती है तो वो नहीं जानता। तो ये सब उन बच्चों को अपनी कल्चर से, अपनी ज़मीन से जोड़ने के लिए म्यूजियम का स्वरूप दिया है। और यहीं फिर किसानों के सेमिनार का मैंने जो है वो सिस्टम चालू किया। तो अब एक बार अपन विजिट कर लेते हैं, बाकी की बात आगे की फिर दोबारा करेंगे।